हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है कि हमारी क्लासेस लगातार जारी हैं सामाजिक विज्ञान को लेकर, और यहाँ पर जो पाठ्यक्रम डला है उसी के अनुसार मैं आपके वर्ग 2 के क्वेश्चन ला रहा हूँ, जिसे आप मॉक टेस्ट कह सकते हैं। जैसे कि इतिहास हो गया, आपका स्वतंत्रता संग्राम हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया। जितना भी पाठ्यक्रम है वो हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और इस पाठ्यक्रम की विशेषता ये है कि विभिन्न राज्यों में जो एग्जाम हुए हैं शिक्षावर्ती से संबंधित, उसमें जो सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका भी संकलन इसमें किया गया है आपके विषय वस्तु के अनुसार। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी अनुसार आपको वर्ग 2 की तैयारी जारी रखनी है। समाज शास्त्र यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर वीडियो होगा दोस्तों। अपना जो ज्ञान है उसे जरूर टेस्ट करें इस वीडियो के माध्यम से। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिनमें विभिन्न टेट में पूछे गए समाजशास्त्र के और सिलेबस के अनुसार कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया था। आज पार्ट 2 है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय लगता है ऐसे क्वेश्चन ढूंढने में। तो चलें आज के प्रश्न शुरू करते हैं जिनका आपको रिप्लाई देना है दोस्तों। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो है, किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि से नवाजा गया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। दोस्तों इसका आंसर आप जरूर दें, हिस्ट्री से संबंधित एक क्वेश्चन है। किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि से नवाजा गया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो दोस्तों सभी के जो आंसर हैं वो सही है, यानी आपकी पढ़ाई सही दिशा में है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका जो सही आंसर है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं समुद्रगुप्त उनको साहित्यिक और काव्यात्मक उपलब्धियों के लिए कविराज की उपाधि दी गई थी दोस्तों। जो हमारा आंसर है वो है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को उनकी साहित्यिक और काव्यात्मक उपलब्धि के लिए कविराज की उपाधि दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शन है आपके इब्न बतूता, फैज मोहम्मद, अबुल फजल। दोस्तों इसका आंसर जरूर दें, नेट में ये पूछा गया है दोस्तों, तो इसका आंसर जरूर दें। और अधिकांशतः सभी के आंसर जो है सही आ रहे हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप सही आंसर पर नहीं पहुँच पाए तो इसे नोट जरूर कर लें, क्योंकि बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। बरूनी इसका सही आंसर है दोस्तों। अल बरूनी ने भारत की संस्कृति, परंपरा और विज्ञान पर आधारित ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों, जिसका नाम था तहकीक ए हिंद दोस्तों। तो आपको ये जो है नाम याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? आपके ऑप्शन है राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, आदित्य चोल, कुलोत्तुंग चोल। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है आपको बताना है, और आपका समय शुरू हो रहा है, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन के लिए 10 से 12 सेकंड ही लेंगे दोस्तों, जिससे कि कम टाइम में हम ज़्यादा ज़्यादा पढ़ सकें। तो बिल्कुल सभी के आंसर सही आ रहे हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो थे दोस्तों, राजेंद्र चोल अपनी नौसैनिक शक्ति के माध्यम से श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों। राजेंद्र चोल ने अपनी नौसैनिक शक्ति के माध्यम से श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। तो किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? सही आंसर है राजेंद्र प्रथम दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण का सम्राट किसे कहा जाता है दोस्तों? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर रिपीट होता है। दक्षिण का सम्राट किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय, पल्लव नरसिंह वर्मन, राजेंद्र चोल, विक्रमादित्य दोस्तों। तो इसका आपको सही आंसर देना है दोस्तों। हम 10 से 15 सेकेंड एक पृष्ठ पर रोकेंगे, जिसमें आपको आंसर टाइप करना है दोस्तों। यदि आपने इसे पढ़ रखा है तो सही आंसर पर पहुंचेंगे, और यदि आपके लिए नया क्वेश्चन है तो इसे नोट कर लेंगे, जिससे कि ये क्वेश्चन आता है तो आपके नंबर बन जाएंगे दोस्तों। तो बिल्कुल सभी के सही आंसर लग रहे हैं मुझे। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय को दक्षिण का सम्राट कहा जाता है दोस्तों। तो दक्षिण का सम्राट जो है वो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो छठवां क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? रुकनुद्दीन फिरोज, नसीरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान, बलबन। इसका आंसर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है दोस्तों। तो आपके पास सिर्फ 10 से 15 सेकेंड है हर क्वेश्चन के लिए, आप समझें और रिप्लाई दें, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो विभिन्न टेट में पूछे गए हैं। और खासकर मध्य प्रदेश वर्ग 2 के एग्जाम से संबंधित एक क्वेश्चन मैं सिलेबस के अनुसार ला रहा हूं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है उस पर सभी पहुंच रहे हैं।
और वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपने गुणों और नेतृत्व क्षमता के कारण उत्तराधिकारी चुना था दोस्तों। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है रजिया सुल्तान। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21A दोस्तों। तो आपको इसका सही आंसर देना है दोस्तों, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं वही कहूँगा आपको, मैं कम समय दे रहा हूँ, कम से कम 15 या 20 सेकंड में आपको देता हूँ ये क्वेश्चन पे, जिसमें आपको सही आंसर टाइप करना है दोस्तों। आपकी मॉक टेस्ट ये है दोस्तों, जिससे कि आपकी पढ़ाई कैसी है आपको पता चलेगा। लास्ट में आप स्वयं देखेंगे कितने क्वेश्चनों के आंसर आपने सही दिए हैं दोस्तों। और यदि आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं तो उसी दिशा में आपको और बेहतर करना होगा। इसका जो सही आंसर है वो सभी ने लगाया है अनुच्छेद 51A, भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 51A के नागरिक के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है दोस्तों। तो नागरिकों के मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 51A के तहत है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विधि का शासन का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने, A.B. डाइस ने, कार्ल मार्क्स ने, जॉन लॉक ने। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको देना है। वही मैं कहूँगा कि 10 से 15 सेकेंड ही हमारे पास हैं, क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज कवर करने हैं दोस्तों। तो विधि का शासन का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने, A.B. डाइस ने, कार्ल मार्क्स ने, जॉन लॉक ने। और आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं दोस्तों, यानी आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर है दोस्तों, इससे ये लग रहा है। और आप यदि ऐसे ही तैयारी करते रहे तो आप सबसे अच्छे नंबर लेकर आएंगे। इसका जो सही आंसर है वो है A.B. डाइस। A.B. डाइस ने विधि का शासन के सिद्धांत की स्थापना की, जो कानून की सर्वोच्चता को मान देता है दोस्तों। तो जो कानून की सर्वोच्चता को मान देता है उसी की जो है A.B. डाइस ने स्थापना की थी। विधि का शासन के सिद्धांत की स्थापना उन्होंने की थी दोस्तों। तो इसका आंसर ये है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आपातकालीन प्रावधान जोड़े गए थे? दोस्तों बताएं कि भारतीय संविधान में किन संशोधन द्वारा आपातकालीन प्रावधान जोड़े गए थे? 38वें संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन और कोई संशोधन नहीं है। इनमें से आपको आंसर देना है दोस्तों, क्योंकि ये जो आपातकालीन प्रावधान है इनसे जुड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए दोस्तों। तो आई थिंक ये क्वेश्चन है वो सभी ने सही लगा रहे हैं, क्योंकि इसके विषय में आप सभी जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 42वां संशोधन, जो कि आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन और विस्तार किया गया था। 42वें संशोधन द्वारा आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन और विस्तार किया गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक राष्ट्र एक संविधान का लक्ष्य किसने अपनाया था? महात्मा गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपको लगाना है। एक राष्ट्र एक संविधान का लक्ष्य किसने अपनाया था? आपके पास वही 10 से 15 सेकंड है। इसका जो है सही आंसर आप लगाएं। जितना फास्ट आप आंसर देंगे दोस्तों उतना ही फास्ट आप मॉक टेस्ट क्लियर करेंगे और उतनी ही जल्द ही आप अपना जो मेन एग्जाम है उसके क्वेश्चन भी हल कर सकेंगे दोस्तों। ये आपकी एक प्रैक्टिस है और निश्चित रूप से आप सभी जो है सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों। तो हमारा जो फोकस है वो इस समय पढ़ाई पर है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे जो भी क्वेश्चन मैं अगला वीडियो उन पर ले आऊँगा जो कि आपकी भर्ती से संबंधित होंगे, लेकिन इस समय हम सिर्फ समाजशास्त्र पर फोकस करेंगे, हमारी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। तो एक राष्ट्र एक संविधान का लक्ष्य किसने अपनाया था? महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने। और सभी का जो है सही आंसर यहाँ भी दिख रहा है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है सरदार पटेल। सरदार पटेल ने भारत की एकीकरण और एक राष्ट्र एक संविधान का लक्ष्य अपनाया था दोस्तों। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है सरदार पटेल। और आप सभी की तैयारी यहाँ तक बहुत अच्छी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली को पहली बार कब लागू किया गया था? 1957 में, 1959 में, 1962 में, 1965 में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, तो आपको बताना है कि पंचायती राज प्रणाली की पहली बार कब लागू किया गया है? 1957 में, 1959 में, 1962 में, 1965 में। और आपके पास वही 10 सेकेंड है दोस्तों आंसर देने के लिए। तो आप जल्द से जल्द आंसर दें इसका कि सही आंसर क्या होगा। और आप यदि यहाँ तक अच्छे से तैयारी कर चुके हैं दोस्तों तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अपनी तैयारी पर फोकस बनाए रखें दोस्तों। जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1959।
राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी दोस्तों। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो 1959 है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि ज्योग्राफी से संबंधित होने वाले हैं। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बताना है आपको साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको लगाना है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। वही आपके पास 10 सेकेंड है दोस्तों। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन हल करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो अधिकांशतः जो सभी हैं वो बिल्कुल सही आंसर पर पहुंच रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों केरल। साइलेंट वैली केरल में एक संरक्षित जैव विविधता क्षेत्र है दोस्तों, जो कि साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, जो एक संरक्षित जैव विविधता का क्षेत्र है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कौन सा पठार लावा का पठार के नाम से जाना जाता है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, डेक्कन का पठार, मेघालय के पठार। तो जल्दी से इसका आंसर जो है वो दे दोस्तों कि कौन सा पठार जो है वो भारत में कौन सा पठार लावा के पठार के नाम से जाना जाता है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, डेक्कन का पठार, मेघालय के पठार। तो इसका जो सही आंसर है उस पर दोस्तों जल्दी जल्दी आप जो है लिखें, क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डेक्कन का पठार। डेक्कन का पठार जो है दोस्तों लावा द्वारा निर्मित है और इसे लावा पठार कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ का जो आंसर है वो है डेक्कन का पठार। इसको आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पर्वत यूरोप का छत कहलाता है। अल्पस, पमीर, एंडीज, रॉकी। तो दोस्तों इसका आपको सही आंसर देना है। कौन सा पर्वत यूरोप का छत कहलाता है। अल्पास, पमीर, एंडीज, रॉकी। और आपके पास वही 10 सेकंड है दोस्तों, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज हल करने का टारगेट हम लेकर बैठे हैं। तो जितनी भी ज़्यादा क्वेश्चन हम हल करेंगे उतना ही हमको लाभ मिलेगा। तो सभी के जो आंसर हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अल्पस। अल्पस पर्वत को यूरोप की छत कहा जाता है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी टेट एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने शामिल किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस झील को भारत का दिल कहा जाता है। बुलट झील, चिल्का झील, लोकटक झील, नागिन झील। तो दोस्तों बताएं कि किस झील को भारत का दिल कहा जाता है। बुलट झील, चिल्का झील, लोकटक झील, नागिन झील। आप बताएं इसका सही आंसर। और वही आपके पास 10 सेकेंड है दोस्तों, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की हमारी आदत अभी से होगी, तो हम जो मेन एग्जाम है उसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो सभी ने सही लगाया है। लोकटक झील इसका सही आंसर है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, जो भारत का दिल कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना कि ये मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, जो कि भारत का दिल कहा जाता है दोस्तों। साथ में मैं आपकी इसकी व्याख्या भी करता चल रहा हूँ, जिससे कि आपको ये मालूम पड़े। अब ये भी पूछा जा सकता है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मणिपुर में है। ठीक है दोस्तों, इसे भारत का दिल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देखें दोस्तों। कार्बन फुटप्रिंट से क्या तात्पर्य है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा, वायु प्रदूषण का स्तर, व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा, जंगल की कटाई का स्तर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है। कार्बन फुटप्रिंट से क्या तात्पर्य है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा, वायु प्रदूषण का स्तर, व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा, जंगल की कटाई का स्तर। दोस्तों तो इसका आंसर आप लगाएं। वही आपके पास 10 सेकेंड है, क्योंकि उससे ज़्यादा हम समय नहीं दे सकते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हमें करने हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा, कार्बन फुटप्रिंट व्यक्ति या संगठन द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को दर्शाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी है। अधिकांशतः सही आंसर आप सभी लगा रहे हैं। क्वेश्चन अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज से है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून, 22 जुलाई, 23 मार्च, 20 मई। तो ये इसका आंसर आपको देना है। और सभी का जो है आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका जो सही आंसर है वो है 21 जून दोस्तों। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये आंसर जो है सभी का सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लांट जीन बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्लांट जीन बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है। वनों की कटाई रोकना, पौधों की जीन संरक्षित करना, खाद्य उत्पादन बढ़ाना, जैव विविधता का प्रचार। दोस्तों आपको इसका सही आंसर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है। तो प्लांट जीन बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है।
और यहाँ भी सभी के सही आंसर आ रहे हैं दोस्तों। और इसका जो सही आंसर है वो है पौधों की जीन संरक्षित करना, यानी कि दोस्तों जीन बैंक का उद्देश्य पौधों की जीवन को संरक्षित करना है दोस्तों। तो बिल्कुल सभी के सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका सामने है, भारत का सबसे पुराना पहाड़ी स्टेशन कौन सा है? मसूरी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग। तो इसका सही आंसर आपको देना है। भारत का सबसे पुराना पहाड़ी स्टेशन कौन सा है? मसूरी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग दोस्तों। तो आपको सही आंसर देना है और अधिकांशतः सभी के सही आंसर आ रहे हैं। इसका सही आंसर जो है वो है दार्जिलिंग दोस्तों। दार्जिलिंग भारत का सबसे पुराना और ऐतिहासिक पहाड़ी स्टेशनों में से माना जाता है और सबसे पुराना है दार्जिलिंग दोस्तों। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, दार्जिलिंग भारत का सबसे पुराना पहाड़ी स्टेशन माना जाता है। ये ऐतिहासिक रूप से भी खास है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल। दोस्तों आंसर देना है आपको 10 से 15 सेकंड में। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल। और सभी जो भाई बहन हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अभी तक जिन भाई बहनों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैं लाने वाला हूं जो हम कम समय के अंदर अंदर हल करेंगे दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल सभी सही लगा रहे हैं और वो है त्रिपुरा दोस्तों। त्रिपुरा जो है दोस्तों, रुद्र सागर झील त्रिपुरा में स्थित है और इसे यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया गया। ये भी आपको याद रखना, इसे यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया गया है। ये जो है त्रिपुरा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, तापी। दोस्तों आपको बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों। बना हुआ है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, तापी दोस्तों। और इसका जो सही आंसर है वो सभी लगा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर, क्योंकि मैं आपको 10 से 15 सेकेंड ही इसके लिए दूंगा दोस्तों, उससे ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, ना ही आपके पास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें कम समय में हल करने हैं। तो इसका जो आंसर है सही वो है महानदी। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है दोस्तों। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, आपको याद रखना है दोस्तों। आज की जो क्लास है हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है दोस्तों। और आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और इसको लाइक करें, जिससे कि मोटिवेशन बना रहे कि हम जो काम कर रहे हैं आपके लिए वो अच्छा हो रहा है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ऐसी क्लासेस और चाहिए। तो निश्चित रूप से विभिन्न टेट एग्जाम जो हो रहा है मैं उनके क्वेश्चन लाता रहूँगा, जिससे कि आप अपनी जो नॉलेज है वो चेक करें। कृपया दोस्तों पढ़ाई जारी रखें, कैसे भी ना छोड़ें, क्योंकि कम पोस्ट पर आप तभी पोस्टिंग ले सकते हैं जब आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे सही दिशा में। तो आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।